वर्ल्ड वॉर टू की कहानी शुरू होती है सन 1902 से, क्योंकि उस वर्ष बेनिटो मुसोलिनी नामक एक आदमी इटली से स्विट्ज़रलैंड जाता है ताकि उसे मिलिट्री में काम ना करना पड़े। वहाँ पे वो सोशलिज्म को देखता है और उसे काफ़ी पसंद करता है। ट्रेड यूनियंस के लिए काम करता है, सोशलिस्ट न्यूज़पेपर्स में लिखता है और यूरोप के मोनार्क्स को ओवरथ्रो करने की बात को बढ़ावा भी देता है। इस कारण स्विस पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है और इटली भेज देती है, जहां उसे छोड़ दिया जाता है और वो फिर स्विट्ज़रलैंड चला जाता है, जहां पर फिर से वो अरेस्ट हो जाता है और फिर इटली भेज दिया जाता है। अब इसे यहाँ पे मिलिट्री सर्विस में काम करना पड़ता है और कुछ देर तक टीचर रहने के बाद वो सोशलिज्म पर काम करता है। इसके भाषण देने के तरीके और इसकी जर्नलिस्टिक एबिलिटीज़ को देख इटली के सोशलिस्ट इससे काफ़ी प्रभावित होते थे और वो एक सोशलिस्ट पार्टी बना देता है। वो शुरुआत में युद्ध के खिलाफ होता है और एक बार राइट भी करता है जब इटली लीबिया को एक कॉलोनी बना देती है। और फिर होता है वर्ल्ड वॉर 1 और फिर इटली के इन्वॉल्वमेंट पर प्रोटेस्ट करता है, लेकिन फिर उसे लगता है कि ये वॉर यूरोपियन मोनार्की का अंत ला सकती है और साथ ही साथ सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन ला सकती है। इसलिए वो प्रो वॉर हो जाता है, जो उसके साथी सोशलिस्ट को पसंद नहीं आता और वो इसे निकाल देते हैं। फिर वो सोचता है बाढ़ में गया सोशलिज्म, हम इटालियंस को एक होना होगा राष्ट्रवाद के ज़रिए। हम फिर से रोमन एम्पायर जैसी स्थिति लानी है, जिससे मैं कहूँगा फसीस्मो, जो कि फेसिज्म है। इटली ने वर्ल्ड वॉर 1 जीता था और उसे उम्मीद थी कि उसे बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता और उसे लगता है कि उसके साथ बहुत गलत हुआ है। उसके ऊपर से देश में खराब आर्थिक स्थिति रहती है और कमज़ोर सरकार के चलते जब मुसोलिनी लोगों को कहता है कि मैं सब ठीक कर दूंगा, तब उसके फैसिस्ट मूवमेंट को बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं। वो फिर इटली के राजा के पास जाता है और कहता है कि मुझे प्रधानमंत्री बनाइए। तब राजा जब मना करता है तो वो अपनी सेना राजा को दिखाता है और राजा को हार माननी पड़ती है। इसी तरह से इटली को अपना डिक्टेटर मिल जाता है। अब डिक्टेटरशिप की बारी जर्मनी में थी। जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर 1 में हार का सामना किया था और ट्रीटी और वर्साइल्स ने तो उनकी हालत बिगाड़ दी थी। उस ट्रीटी के हिसाब से उनको टेरिटरी का नुकसान हुआ। रायन लाइन से उनको सेना निकालनी पड़ी। अपनी सेना में अब सिर्फ 1 लाख सैनिक रख सकते थे और एयरफोर्स तो रख ही नहीं सकते थे। ऊपर से उनको एलाइड पावर्स को जो नुकसान हुआ था वर्ल्ड वॉर 1 में, उसका जुर्माना भी भरना था, जो उनके पास नहीं था। इससे जर्मन्स बहुत हताश और नाराज़ थे। उसके ऊपर से खराब अर्थव्यवस्था और कमज़ोर सरकार के चलते जब एक छोटा सा गुस्से से भरा अजीब सी मूंछों वाला आदमी आकर कहता है कि वो सब ठीक कर देगा, तब लोग उसको सपोर्ट करते हैं। हिटलर वर्ल्ड वॉर 1 में एक सैनिक होता है। वो कट्टर देशभक्त होता है और उसे ज़्यादा कोई नाराज़ नहीं होता जर्मनी की हार पे। उसने एक नई पार्टी शुरू की जिसका नाम होता है नाज़ी पार्टी और 1923 में म्यूनिख में अपने साथियों के साथ मार्च करता है, जिसके चलते वो अरेस्ट हो जाता है, लेकिन उससे उसकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ जाती है। 1933 में प्रेसिडेंट उससे एक चांसलर बनाते हैं, जब हिटलर उन्हें काफ़ी फोर्स करता है। हिटलर को लगता है कि वो ही जर्मनी को बचाने वाला है और थोड़ा संकी हो जाता है। उसके चलते वो
डिक्टेटरशिप ले आता है देश में और खुद डिक्टेटर बन जाता है। अब यूरोप का दूसरा फेसिस्ट डिक्टेटर मिल जाता है। हिटलर और मुसोलिनी काफ़ी सिमिलर थे, पर उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये थी कि दोनों के दुश्मन थे, तो वो दोनों मिल जाते हैं। अब आती है बारी इनके तीसरे साथी की, जो है जापान। जापान एक आइसोलेटेड देश होता है जब तक अमेरिका उसे ट्रेड के लिए राज़ी नहीं करता, लेकिन इन ट्रेड्स के चलते ही वेस्ट इन पे अनइक्वल ट्रीटीज सैंक्शन करता है, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है और जापान के पास नेचुरल रिसोर्सेज भी नहीं होते हैं। तो जापान फैसला करता है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है तो हम दूसरी जगह से लेंगे। वो चाइना पे हमला करता है और काफ़ी ज़मीन ले लेता है, जो कि आज की नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया है। जब ये और इन्वाइट कर रहे होते हैं चाइना को, तब वेस्ट इन्हें डरा कर कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन फिर वो खुद ही चाइना पे इन्वेट करते हैं। तब जापान भी चुप नहीं बैठता और वो रशिया से वॉर लड़ता है और वो जीतता भी है। लेकिन वो वहीं पे नहीं रुकते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 में वो जर्मनी की आइलैंड्स पे जो कॉलोनीज़ होती हैं उन पर कब्ज़ा करते हैं और फिर एक बार एक जापानीज़ ट्रेन को जो मंचूरिया में होती है उस पर ब्लास्ट करवा देते हैं, ताकि उन्हें बहाना मिल सके कि वो चाइना पे इन्वेट कर सकें। और वो इन्वेट करते हैं और इस बार और हिस्सा वो अपने नाम कर लेते हैं। तो अब हमारे सामने 3 ऐसे देश हैं जो खुद को दूसरों से बढ़कर समझते हैं, allied powers के दुश्मन हैं और सब अपनी टेरिटरीज को बढ़ाना चाहते हैं। और उन्होंने टेरिटरीज बढ़ाई भी। कैसे? पहले हम जानते हैं जर्मनी से। हिटलर को शुरू से ही ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स से बहुत नफरत थी और अब वो इस ट्रीटी को तोड़ देता है। लुफ्टवाफे स्क्वाड्रन सेटअप करता है, जो कि जर्मनी की एयरफोर्स होती है। काफ़ी सारे सैनिक को भर्ती करता है और अपनी आर्मी को ताकतवर भी बनाता है, लेकिन वेस्ट इस पर कुछ नहीं करता है। तब राइनलैंड में वो अपनी सेना भेज देता है और उन्हें कहता है अगर अलाइड फोर्सेस दिखे तो वापस आ जाना। पर अलाइड फोर्सेस ने कुछ नहीं किया। उसका उद्देश्य ये था कि आर्यन पॉपुलेशन देश में बहुत ज़्यादा बढ़े, लेकिन उसके लिए उसे चाहिए थी बहुत सारी जगह। लेकिन फ़िलहाल वो अपने पड़ोसी देशों को देखता है। तब एलाइज को थोड़ी घबराहट होने लगती है और वो अपीजमेंट डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी का यूज़ करते हैं, जिसमें वो हिटलर से कहते हैं कि आप जो देश चाहिए वो ले लीजिए, पर इससे आगे कुछ मत मांगिए। लेकिन जब ये बार बार होता है तो जो वेस्ट होता है वो कड़े कदम उठाने की बात करता है। 1938 में हिटलर की आर्मी ऑस्ट्रिया में घुसकर उस पर कब्ज़ा कर लेती है। कोई इसके खिलाफ एक्शन नहीं होता, ना ही रेसेंटमेंट होता है। फिर हिटलर को चाहिए था चेकोस्लोवाकिया का एक सडेटिन लैंड हिस्सा, जिसमें काफ़ी एथनिक जर्मन्स रहते थे। और फिर एलाइड पावर्स के साथ मीटिंग में एलाइड पावर्स वो हिस्सा देने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन हिटलर को एक लीगल डॉक्यूमेंट पर साइन करना होता है कि वो वाकई के चेकोस्लोवाकिया पर कब्ज़ा नहीं करेगा। हिटलर मान जाता है। चेम्बरलिन इससे बहुत खुश होता है और वर्ल्ड पीस का जश्न मनाता रहता है। लेकिन इतने में उसे खबर आती है कि हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया के बाकी हिस्से पर भी इन्वेजन कर दिया है और कब्ज़ा भी कर लिया है। अब हिटलर को देख के मुसोलिनी भी चाहता था कि वो भी किसी जगह को इन्वेट करे। अबिसिनिया और अल्बानिया पे इटली कब्ज़ा कर लेता है। बाकी उसको इतना सक्सेस नहीं मिलता है क्योंकि उनकी भी आर्मी काफ़ी वीक होती है। अब यहाँ ईस्ट में जापान मार्को पोलो ब्रिज पे गन फायर इंसिडेंट में चाइना के साथ भिड़ जाता है और इसी बहाने से फिर से चाइना को इन्वेट करता है और इस बार वो चाइना की उस वक्त की राजधानी नानकिंग तक कब्ज़ा कर लेता है। यूरोप में फ़िलहाल जर्मनी और इटली पैक्ट ऑफ स्टील साइन कर लेते हैं, जिससे वो ऑफिशियल दोस्त बन जाते हैं।
अब हिटलर की नज़र पोलैंड पर जाती है, क्योंकि पोलैंड कॉरिडोर जर्मनी के 2 हिस्से बना देता है। इसे देख एलाइज हिटलर को चेतावनी देते हैं कि अगर उसने पोलैंड को इन्वेड किया तो उसका मतलब होगा वॉर। हिटलर का प्लान अब ईस्ट एक्सपेंशन पे था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि वॉर 2 फ्रंट पे लड़े जाएं, एक एलाइज के खिलाफ और दूसरा पोलैंड। इसलिए वो स्टालिन के साथ मिलकर प्लान बनाता है कि हम दोनों इन्वेड करते हैं और जर्मनी और सोवियत के बीच बांट देते हैं पोलैंड के एरिया को। इस अलायंस से वेस्ट काफ़ी शॉक हो जाता है, लेकिन सितंबर 1, 1939 में जर्मनी पोलैंड में इन्वेड कर देती है और इसी को कहा जाता है बिगनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, क्योंकि जो एलाइज होते हैं वो जर्मनी पे वॉर डिक्लेयर कर देते हैं। पोलैंड काफ़ी बहादुरी से लड़ता है, लेकिन 2 ताकतवर देशों के बीच में नहीं बच पाता है। उसके बाद एक ऐसा वक्त आया जिसमें कोई किसी के साथ लड़ नहीं रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, जिसे कहते हैं फोनी वॉर। हालांकि फ्रांस ने थोड़े ट्रूप्स बॉर्डर पे डिप्लॉय कर दिए थे, लेकिन वो डिफेंसिव पोजीशन पे थे। वो वर्ल्ड वॉर, अब फ्रांस भी क्या था, वर्ल्ड वॉर 1 में अपनी जीत से अब तक बहुत खुश था, जिसके चलते उसने अपने आर्मी को एडवांस नहीं किया था। फ्रांस की आर्मी एक मॉडर्न आर्मी नहीं थी, अपनी आर्मी पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद आर्मी बहुत कमज़ोर पड़ गई थी। बिग नॉट लाइन जो जर्मनी के बॉर्डर से लगती थी उससे अच्छे से प्रोटेक्ट किया हुआ था, लेकिन बाकी के बिग नॉट लाइन जो बेल्जियम से लगती थी वहाँ कोई डिफेंस नहीं था। वो जर्मनी के खिलाफ आर्टिलरी यूज़ नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि जर्मनी फिर से हमला करेगी। अब बोलिए, एक युद्ध में वो अपनी शत्रु पे आक्रमण करना नहीं चाहते थे। यूके को अभी भी लगता था कि बातचीत से मामला हल हो जाएगा, जिसके चलते उन्होंने काफ़ी प्रोपोगंडिस्ट पेपर्स जर्मनी के शहरों में गिराए, जिन्हें लोग सिर्फ अपना पिछवाड़ा साफ करने के काम ले लेते थे, जबकि उन्हें बॉम्बिंग्स करनी चाहिए थी। फ्रांस और ब्रिटेन दोनों वर्ल्ड वॉर 1 का रिपीट नहीं चाहते थे, इसलिए वो वॉर अपने बॉर्डर्स पे नहीं लड़ना चाहते थे। अब उनकी नज़र जाती है न्यूट्रल नॉर्वे पे, जो न्यूट्रल स्वीडन से आयरन और जर्मनी को एक्सपोर्ट कर रहा था। न्यूट्रल इसलिए क्योंकि वो किसी की तरफ नहीं थे। अब यूके और फ्रांस नॉर्वे को कहते हैं कि आप आयरन और मत एक्सपोर्ट कीजिए जर्मनी को। इस रिक्वेस्ट को नॉर्वे मना कर देता है। उसी समय सोवियत यूनियन फिनलैंड पर अटैक कर देता है। तब यूके और फ्रांस स्वीडन और नॉर्वे से कहते हैं कि हम तुम्हारे अच्छे दोस्त फिनलैंड को इन्वेजन से बचा लेंगे अगर तुम आयरन ओर का कंट्रोल हमें दे दो, जिसे फिर से स्वीडन और नॉर्वे मना कर देते हैं। इसी बात की वजह से यूके नॉर्वे के वाटर बॉर्डर्स पर माइंस बिछा देते हैं ताकि कोई ट्रांसपोर्ट शिप ना आए। उसी समय वो एक जर्मन शिप को भी उड़ा देते हैं। इसी के चलते यूके नॉर्वे के वाटर बॉर्डर्स पर माइंस बिछा देता है ताकि कोई ट्रांसपोर्ट शिप ना आ सके। उसी समय वो एक जर्मन शिप को भी उड़ा देते हैं, जिससे हिटलर को समझ आ जाता है कि यूके का प्लान क्या है, और वो नॉर्वे में डेनमार्क के ज़रिए इन्वेड कर देता है ताकि आयरन ओर की कमी ना हो। यूके और फ्रांस कोशिश करते हैं कि जर्मनी को रोकें, लेकिन जर्मनी को फिर से एयर सुपीरियॉरिटी मिल जाती है और वो पूरा नॉर्वे अपने अंडर ले लेते हैं। इस शर्मनाक हार के बाद चेम्बरलिन रिज़ाइन कर देते हैं और अब यूके के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं विंस्टन चर्चिल, जिनका अंदाज जर्मन्स के खिलाफ काफ़ी अलग होता है चेम्बरलिन के कंपैरिजन में। हिटलर का पूरा प्लान वर्ल्ड वॉर 1 जैसे ही होता है कि फ्रांस पर अटैक करो, जिसके साथ यूके भी हार जाए, फिर ईस्ट में सोवियत पर हमला करो। फोनी वॉर के समय हिटलर को अपनी सेना को तैयार करने का काफ़ी समय मिल जाता है और उसकी सेना अब हमले के लिए तैयार होती है। एलाइज बेल्जियम में अपने सैनिक रखना चाहती है, लेकिन बेल्जियम उन्हें मना कर देता है। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे कोई भी सरप्राइज़ नहीं हुआ। हिटलर ने फ्रांस में इन्वेड कर दिया। इसका बचाव करने की कोशिश की यूके और फ्रांस ने, लेकिन हिटलर के पास
एक चाल थी जिसका नाम था ब्लिट्स क्रीग, जिसमें उसने हज़ारों शरणार्थियों को फ्रांस की तरफ भेज दिया, एलाइड सेना की तरफ, जिसके कारण वो काफ़ी धीमे हो गए। फ्रांस ने साउथ में एक आरडे नाम जगह को अनडिफेंडेड छोड़ा, क्योंकि उनका मानना था कि वो जगह कोई भी पेनिट्रेट नहीं कर सकता है, लेकिन जर्मनी पेनिट्रेट कर लेता है और एलाइड फोर्सेस को एनसर्कल कर देता है, और फिर आगे बढ़ते जाते हैं जर्मन सेना, और उन्हें डंकर्क एक नामक जगह पर फंस जाते हैं, जिसे जिसे वो लोग आके, जिस पर एक फिल्म भी बनी है डंकर्क, जो क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट की है। ब्रिटिश आर्मी और फ्रेंच आर्मी वहाँ फंस जाते हैं। फिर ब्रिटिश के जो सिविलियंस होते हैं वो उन्हें वहाँ से बचा ले जाते हैं। ब्रिटिश आर्मी के जाने के बाद जर्मनी बड़ी तेज़ से इन्वेजन करता है, क्योंकि फ्रेंच काफ़ी कमज़ोर होते हैं, और इन्वेजन करते ही करते वो पेरिस पे कब्ज़ा कर लेते हैं, जिससे पूरा फ्रांस उनका हो जाता है। जो जर्मनी ने अपने पूरे वर्ल्ड वॉर वन में नहीं कर पाए थे, वो हिटलर ने बड़ी आसानी से कर दिखाया था। हिटलर को लगा था फ्रांस को देख यूके भी सरेंडर कर देगा, लेकिन यूके ने ऐसा नहीं किया। तो जर्मनी ने यूके को एहसास कराया कि वो अब अकेला बचा है, क्योंकि फ्रांस के गिरने से पहले ही इटली ने भी यूके पर वॉर डिक्लेयर कर दिया था, और फिर उसने फ्रांस के भी कोस्टल एरियाज़ को डिफेंड करवा के वहाँ पे एक गवर्नमेंट बिठा दी, जो हिटलर के कहने के हिसाब से चलती थी, जिससे यूके को लगा कि फ्रांस भी अब यूके के ख़िलाफ़ है, जिसके चलते यूके भी फ्रांस के जो अफ्रीका में नेवल बेसिस होते हैं उस पर अटैक करते हैं और काफ़ी शिप्स को मार गिराते हैं। अब हिटलर यूके के इन्वेजन के प्लान्स बनाने लगता है, और वो सोचता है कि ब्रिटिश की ज़मीन पर जर्मन सेना कैसे उतरेगी, क्योंकि एक समुंदर बीच में होता है, इसलिए उसको चाहिए थी नेवल और एरियल सुपीरियॉरिटी। लुफ्टवाफे ने रॉयल एयरफोर्स, जो इंग्लैंड की या यूके की एयरफोर्स है, उसको हरा देती है पहली बैटल में, क्योंकि लुफ्टवाफे के नंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू रॉयल एयरफोर्स। फिर लुफ्टवाफे यूके के कोस्टल एरियाज और रॉयल एयरफोर्स के बेसिस पर हमला करती है, जिससे रॉयल एयरफोर्स तबाह होने के कगार पर आ जाती है। इसी बीच चर्चिल बर्लिन पर छोटी बॉम्ब रेड्स करवाते हैं, जिससे जर्मन सिविलियंस इंजर्ड होते हैं। इससे ज़्यादा नुकसान तो नहीं होता है, लेकिन इस बात से हिटलर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और हो जाता है, और वो फिर लंदन के सिविलियंस पे अटैक करने के ऑर्डर देता है लुफ्टवाफे को। जब वहाँ पे एरियल स्ट्राइक्स हो रही होती है, वहाँ लंदन के बच्चों को कंट्री साइड भेज दिया जाता है, और लंदन वालों को एयर स्ट्राइक्स से बच के बंकर्स में जाना एक रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। लेकिन जब आरएएफ तैयार हो जाती है, तब वो एक काउंटर ऑफेंस करती है, जिससे लुफ्टवाफे को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है। अब जर्मनी एरियल सुपीरियॉरिटी खो चुकी थी, तो इन्वेजन को टालना पड़ा हिटलर को, लेकिन वो सिविलियंस पे बॉम्ब डालता रहा। तो इस पार्ट में इतना ही, आप वेट करिए दूसरे पार्ट का।